वेक्टर के मेन चीज़ सबसे पहले हम बताएं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है नहीं, सही है। अगर एकेडमिकली हम चल रहे हैं तो ठीक है। तो क्लास में जैसे 12 CBSE चल रही है, 11th CBSE, तो उसमें इसका जो मेन पार्ट है वो बस थ्योरेटिकली रह जाता है, यानी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे तुम जाओगे तो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो वो सब तुम्हें पता चल जाएगा कैसे इसका यूज़ करना है। छुट्टी में तो हो जाएगा, छोटा क्यों ना कमारी। हाँ, तो अब इसमें मेन चीज़ देखो, सबसे पहले जो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो जैसे कोई क्वांटिटी है, हमारी क्वांटिटी है x मान लिया हमने, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर। तो हमने x लिखा, तो सिर्फ देख के कैसे पता चले कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो इसके लिए हम x के ऊपर एक तीर का साइन इस तरह से एरो लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये नहीं, कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि इसका भाई ये डायरेक्शन है, तो अगर हमारी इधर की तरफ की डायरेक्शन होगी तो हम ऐसे लगाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। तो जो दिखने का तरीका है वो क्या है, ये है। जैसे मैं तुम्हें बता दूँ भाई, हम डिस्टेंस भी d से दर्शा सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी d से दर्शा सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो अगर हम डिस्टेंस लिख रहे हैं d से, डिस्टेंस लिख रहे हैं तो हम सिर्फ लिखेंगे d, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे d वेक्टर। समझ में आया? तो जब हमें किसी क्वांटिटी के ऊपर इस तरह से एरो बना हुआ दिखाई दे तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, वेक्टर है, सही है। इसीलिए जितनी भी क्वांटिटी हैं, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इस तरह से लिखेंगे, फोर्स है तो फोर्स के ऊपर वेक्टर लिखते हैं, एसेलरेशन है तो एसेलरेशन के ऊपर वेक्टर लिखते हैं। ऐसे हमें लिखना चाहिए, सही है। पर कभी कभी तुम बुक में देखोगे कि उसने नहीं भी लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो तरीका है वो यही है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो अगर कोई क्वांटिटी एसेलरेशन है, बस साइन का कोई नाम नहीं, वेक्टर है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमने लिखा कोई क्वांटिटी x वेक्टर, तो हमें पता चला ये वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से लिखने का कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। मोड तो पढ़ा होगा मैथ में, मैथ में नहीं पढ़ा मोड निकालना, कॉम्प्लेक्स नंबर में। हाँ, जैसे कोई इक्वेशन है और उसका हमें मोड निकालना होता है तो उसके जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करके रूट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो मोड, ये क्या है, मोड ऑफ x का मतलब है मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं है। x वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। x वेक्टर का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया मोड, और इसके पास डायरेक्शन है तो x कैप, ऊपर ये क्या लगाएंगे इस तरह से, कैप। तो ये x कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो एक वेक्टर का मतलब होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो इस x वेक्टर का मतलब ये है। समझ में आया? अभी हम आगे भी इसको तुम्हें बताएंगे कैसे है। अब इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल टर्म आती हैं वेक्टर की। अब वो थ्योरेटिकल टर्म क्या हैं वो सुन लो ज़रा, क्या है वो थ्योरेटिकल टर्म। जैसे सबसे पहले आता है कि भाई यूनिट वेक्टर, क्या आता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट का मतलब क्या है बताओ? हाँ, यूनिट का मतलब होता है इकाई, ये बात इसने सही बोली। यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब होता है वन या इकाई, सही है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू है 1, जिसका मैग्नीट्यूड है 1, यानी ऐसा वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम ऊपर देखें यहाँ, अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर है x, तो इसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी इसका मोड ऑफ x कितना हो जाएगा, 1। तो इसके पास सिर्फ रह जाएगा x कैप, यानी ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली डायरेक्शन, सही है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, सही है। ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है।
डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो जैसे हमने लिखा कि यहाँ देखो, जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या, जैसे ये तो देखा होगा तुम तीन सबने। ये क्या है? x, ये क्या है? y, और ये क्या है? z। सही है। तो अगर हमें कोई चीज़ बतानी कि भाई हम ये ओरिजिन पॉइंट है और हम यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं, हमने कहा कि हमें यहाँ 3 पॉइंट x की तरफ चलना है। अब ये तो हमने बोल के बता दिया कि 3 पॉइंट x की तरफ चलना है। इसको एग्जैक्ट सिंबलिक फॉर्म में लिख के कैसे दिखाएं? अब ऐसे तो लिख नहीं सकते कि भाई 3 पॉइंट जो है हमें सही है मूव इन द डायरेक्शन ऑफ x, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। सही है, इस तरह से तो नहीं लिखेंगे। हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शाना है कि देखने वाला समझ जाए। तो अभी हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा और हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा कि इसका यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, तो हमने बताया x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हमने बोला आई कैप। क्या बोला? आई। यानी अगर कहीं आई कैप लिख रहा है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि बॉडी किधर जा रही है? x डायरेक्शन में जा रही है। सही है। y की डायरेक्शन में हमने इसे लिखा j कैप। सही है। और z की डायरेक्शन में हमने इसे लिखा k कैप। वैसे ये तुम्हें बता दूँ z नहीं होता है, क्या पढ़ते हैं इसे? z पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? लेकिन क्यों? g नहीं पढ़ते, z। सही है, जी होता है ये, और जैबरा नहीं होता है, वो जीब्रा होता है। लेकिन वो ऐसे ही पढ़ाते हैं स्कूलों में, ये जेड फॉर जैबरा ही पढ़ाते हैं। ऐसे जेड नहीं होता है, क्या पढ़ते हैं इसे? जी पढ़ते हैं। सही है। सही है। वो तो जी फॉर गर्ल हो गया, वो तो जी हो गया जी, और ये हो गया जी, इसमें जी की आवाज़ आएगी। सही है। हाँ ठीक है। अरे जी टीवी नहीं होता है तो वही है जी सिनेमा। सही है। हाँ, तो उसे कहीं कोई जेड नहीं पढ़ने लगे, इसलिए उन्होंने मेंशन कर रखा है नीचे ZEE जी। सही है। तो आई कैप x डायरेक्शन के लिए, j कैप y डायरेक्शन के लिए और k कैप z के लिए। ठीक है। तो अब हमने कहा कि हम मान के चलो 3 पॉइंट x डायरेक्शन में चले, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 3i कैप। क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? 3 पॉइंट x की डायरेक्शन में। समझ गए? समझे? अब हमने कहा 2 पॉइंट हम y के डायरेक्शन में चले, तो हमने लिखा 2 पॉइंट j कैप। समझ में आ गया? और अगर 5 पॉइंट z डायरेक्शन में चले z की में, तो 5 k कैप। सही है। इस तरह से लिखते हैं। अब इसको लिखने का तरीका देखो। जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति ओरिजिन पे खड़ा है। सही है। वो 2 पॉइंट तो गया x डायरेक्शन में, और उसके बाद 3 पॉइंट वो चला गया y डायरेक्शन में, और यहाँ पे p पॉइंट पे चला गया। तो ओरिजिन से ये एक व्यक्ति तो ऐसे ही गया, तो ओरिजिन से अगर हम सीधा वेक्टर खींचे p के लिए, तो एक इस तरह से खींचेगा ये। इस वेक्टर को मैंने बोला a वेक्टर। क्या बोला? ए वेक्टर। अब a वेक्टर किससे मिलके बना है? 2 पॉइंट तो x में चला और 3 पॉइंट y में चला, तब ये यहाँ पे पहुँचा। तो हम लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप और 3 3j कैप। समझ गए? इस तरह से मेंशन होता है। और अगर ये व्यक्ति और इधर भी चलता, मान के चलो 2 पॉइंट और z की डायरेक्शन में आ जाता, 1 2, सही है, यहाँ आ जाता, तो यहाँ से ये वेक्टर अब इधर ना होके किधर आ जाता? इधर आ जाता। समझ में आया? तो अगर ये और z डायरेक्शन में चलता, तो हम यहाँ लिख देते 2k कैप। तो हमारे पास 3 ही डायमेंशन होती हैं, x y और z। सही है। i j k। अब इसमें ये तो हो गई तीनों पॉजिटिव। अब अगर कोई व्यक्ति इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसे हम लिखेंगे -x। सही है। तो यहाँ के लिए हो जाएगा -i, इधर के लिए हो जाएगा -j, नीचे के मतलब नीचे के लिए हो जाएगा -j, यहाँ हो जाएगा -j कैप। तो यहाँ ये -y हो जाएगा, और इधर के लिए हो जाएगा -k कैप। समझ गए? जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन हम पढ़ते हैं x - x, सेम i - i।
समझ गए? तो अगर हमें जैसे ये मान के चलो इधर वाई में इधर ना जाके नीचे जा रहा होता 3 पॉइंट, तो हम यहाँ क्या लिखते, -3y। ठीक है, तो ऐसे हम दर्शाते हैं क्या, डायरेक्शन। अब इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ इसका ये है कि सपोज़ करो एक रूम है, हमने यहाँ पे एक ये मान लिया रूम, कमरा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा रूम बन गया एक। यार रूम है, क्यूब नहीं है। ठीक है, ये एक रूम है और इस रूम में यहाँ बीच में कोई बॉडी यहाँ पे इस पॉइंट पे रखी हुई है, सपोज़ करो ये कोई बॉडी P पॉइंट पे रखी हुई है। हमने कहा इस पोजीशन यानी इस कॉर्नर से इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो हमने कहा कि ये सपोज़ करो यहाँ पे 3 पॉइंट x की डायरेक्शन में गया और उसके बाद 2 पॉइंट जे डायरेक्शन में गया, नहीं z की डायरेक्शन में गया और फिर 3 पॉइंट ये y डायरेक्शन में गया। तो x इसको माना x, इसको माना हमने z और इसको माना हमने y। सही है, तो ये कितना 2 पॉइंट x डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर खींचेगा सीधा P पॉइंट तक, तो इसे हमने बोला P वेक्टर ही बोल दिया सीधा सीधा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, x डायरेक्शन में कितना गया 2 i कैप, 2 पॉइंट गया। z में कितना गया 2, तो पहले y का देखो, तो y में 3.3 j कैप प्लस 2 k कैप। सही है, तो ये जो वेक्टर है, ये डायरेक्ट इसकी ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की क्या दर्शा रहा है, पोजीशन। क्या दर्शा रहा है, पोजीशन। समझ गए? तो इसे पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी P वेक्टर जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर किसी बॉडी की पोजीशन को दर्शा रहा है तो उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और ये पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो हम रूम में बैठे हैं और कोई कॉर्नर से हमने क्या हमारी पोजीशन दर्शाओ, तो वो सीधा एक लाइन खींच देगा कॉर्नर से, तो वो हमारे पोजीशन वेक्टर को बताएगा। सही है, तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, हमारी पोजीशन ओरिजिन से। ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट, अब देखो ये यूनिट वेक्टर पढ़ा दिया, पहले बेसिक सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर। तो देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, ध्यान से देखो। सपोज़ करो मैंने कहा ए वेक्टर है, तो ये एक पॉजिटिव वेक्टर है और इसको मैं दर्शाता हूँ इस तरह से। ये जो वेक्टर तुम देख रहे हो इसको मैंने बोला ये है ए वेक्टर। देखो ये ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट, इसको ग्राफिकली बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। और वो जो 3i 2k जे मतलब k वाला लिखा, वो एक तरह से मैथमेटिकल टर्म या वेक्टर अलजेब्रा की टर्म में, या तो मैं एनालिटिकल टर्म बोल लो। इसमें क्या है कि जैसे मैंने 2 यूनिट बोला तो ग्राफ में जैसे मेंशन नहीं कर देते कि हम 1 सेंटीमीटर का इतना लेना है, तो इसकी जो लेंथ है वो तो दर्शाती है मैग्नीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ देख रहे हो ये क्या दर्शाएगी, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ये खुद दर्शा ही रहा है। सही है, तो हमने ये कहा ए वेक्टर है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमने कहा इसका नेगेटिव वेक्टर यानी माइनस ए वेक्टर कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ वेंथ सब सेम रखेंगे, बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैसे, यानी कि यहाँ से लेके ये सीधा होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। यानी अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। सही है, हमने डिस्प्लेसमेंट भी देखा है कि अगर एक बॉडी ए से बी तक यहाँ जा रही है, इधर को जा रही है, और हम इसे पॉजिटिव ले रहे हैं और अगर वो वापस आने लगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन अपोजिट होने पे बॉडी कैसी हो जाती है, वेक्टर कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर। सही है, फिर आते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल एंड एंटी, वो एंटी पैरेलल, एंटी ना एंटी, सही है, पैरेलल एंड
एंटी पैरेलल वेक्टर। तो जैसे दो वेक्टर पैरेलल है, हमने कहा ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, तो हमने लिखा ये ए है और ये तुम्हारा बी है, ये जो है बी है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल में हम v की डायरेक्शन को घुमा देंगे। ये जैसे ए वेक्टर बना, ये वेक्टर है और इधर से इधर को हमने क्या कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। सही है, समझ में आ गया? ये एंटी पैरेलल होता है, पैरेलल ही है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल। देखो, और दूसरा फिर आते हैं इक्वल वेक्टर। क्या आते हैं? किसे बोलते हैं? इक्वल, जो बराबर हो। तो अगर ए वेक्टर है ये, तो इसका ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अगर बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो जाए तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों ए वेक्टर बराबर होगा किसके? बी वेक्टर बी वेक्टर के। सही है, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। क्या लिखेंगे? सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन है। सही है, समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारे इक्वल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। फिर आ जाते हैं कोप्लेनर। प्लेन समझते हो? प्लेन तो समझते हो? प्लेन जैसे एक्स वाई एक प्लेन हो गया, एक्स जी एक प्लेन हो गया। जैसे को लाइट, हाँ तो पहुंचिए लाइट चैप्टर में, ये सब डांसर है प्लेनर इनटू में अर्पित वेक्टर। अरे शांत हो जाओगे आप। कोप्लेनर वेक्टर। अब देखो प्लेन क्या है, तो तुमने ये चीज़ पढ़ी है। देखो ये हमारा ठीक है, ये x है, ये y है। अगर मैं इसको थोड़ा और इस तरह से बना दूं, देखो ये बन गया। तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन तो ये हमारी क्या है, y, और ये वाली डायरेक्शन है हमारी x। सही है, तो अभी हमें x और y में ही देख ले रहे हैं। तो ये हमारा इधर को भी है -x और ये नीचे वाला क्या है, -y। तो देखो ये एक प्लेन बन रहा है, ये दिख रहा है, ये एक प्लेन बना। कौन सा प्लेन है ये है तुम्हारा y और z प्लेन, क्योंकि देखो ये इधर की तरफ ये जो डायरेक्शन आ रही है ये क्या है हमारी, z है भाई, ये z है ना। यहाँ से देखो x, y और z। सही है, तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी z डायरेक्शन है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये y और z में है, तो ये कौन सा प्लेन बना, yz। सही है, और ये जो प्लेन देख रहे हो नीचे वाला, ये कौन सा बना, एक्स वाई प्लेन, सॉरी x और z, तो xz प्लेन। सही है, ये xz प्लेन है। सही है, और ये जो प्लेन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूँ इस तरह से, ये वाला ये जो प्लेन बना, ये क्या है हमारा, एक्स वाई प्लेन। समझे? तो इसको हम बोलते हैं एक प्लेन। समझ में आया? इधर की तरफ अब जैसे ये नीचे वाला है, तो ये -y z प्लेन है, ये वाला नीचे वाला। सही है, इस तरह से ही चलेगा। ये -x z प्लेन है, ये इधर वाला। ठीक है, अब जैसे ये रोम देख रहे हो, ये रोम है, हमने कहा ये दीवार x है, ये इधर की तरफ x है, ऊपर की तरफ y है और इधर की तरफ z है। तो बताओ ये वाली दीवार कौन सा प्लेन हो, एक्स वाई प्लेन हो गया। सही है, तो देखो ये अब जैसे एक्स वाई प्लेन है, क्या है, एक्स वाई प्लेन, और हम कौन सा वेक्टर पढ़ रहे हैं, कोप्लेनर। सही है,
तो कोप्लेनर का मतलब हो गया जो एक ही प्लेन पर हो सारे वेक्टर। तो अगर मैं इस तरह से कैसे भी वेक्टर खींचूं, जैसे मैंने ये वाला वेक्टर खींचा, ये वाला वेक्टर खींचा, ये वाला वेक्टर खींचा, इस तरह से खींचा, ये सब कैसे हैं? एक ही प्लेन पर है, दूसरे प्लेन पे तो नहीं जा रहे, तो ये सारे वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर। कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर। तो ऑल द वेक्टर that are on the same plane are known as कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर। अब अगर ये वाले अगर मैं एक वेक्टर इस प्लेन पर खींच दूँ, यहाँ ये ड्रॉ कर दिया, तो ये वेक्टर इनके साथ कोप्लेनर नहीं है, ये अलग प्लेन पर पहुँच गया। समझ गए? समझ में आया? तो ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर। इसके बाद आ जाता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, इनिशियल का मतलब समझते हो? इनिशियल जहाँ से शुरू होता है। तो अगर कोई वेक्टर दो हो या दो से ज़्यादा हो, उन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वो सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर, जैसे कोई ये हमने पॉइंट लिया, ये पॉइंट है, वो पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से ये तुम्हारा गया ए वेक्टर, यहाँ से दूसरा वेक्टर गया ये बी वेक्टर, हमने इसको बोला वी वेक्टर, और यहाँ से ये एक तीसरा वेक्टर इधर गया, इसे बोला हमने सी वेक्टर। तो ये सारे के सारे वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर। को इनिशियल, ये को इनिशियल, हाँ, इनका इनिशियल पॉइंट कैसा है? सेम है। सही है? तो ऑल द वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेन और नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। सही है? सॉरी, कोप्लेनर नहीं, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ। इसे को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। स्टार्ट, समझ में आया? तो ये तुम्हारे वेक्टर के कुछ टाइप थे अलग अलग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब ग्राफिकली फ्रॉम, अब ये ग्राफिकली ऐड कैसे होते हैं? तो एडिशन का एक ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा एनालिटिकल मेथड होता है। वैसे तो तुम्हारे लिए एनालिटिकल में दो मेथड हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। सही है? पर मैं तुम्हें ग्राफिकली बता देता हूँ, और इसको समझना मैं बहुत नॉर्मल वे में बताऊँगा जो समझ में आ जाए। तो मैं इसके मेथड को इससे ही समझेंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और जी। अब देखो, हमने कहा कि एक व्यक्ति चलना शुरू करता है और वो 3 पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में चलता है। सही है? और उसके बाद 2 पॉइंट वो वाई की डायरेक्शन में चलता है। तो वो कहाँ पहुँच गया? इस पी पॉइंट पे पहुँच गया। तो ये जो 3 पॉइंट वो यहाँ चला, इसको हमने बोला ए वेक्टर। क्या बोला? ए वेक्टर। और यहाँ से यहाँ जो चल के गया, देखो ये तो ए वेक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। दूसरा व्यक्ति ओ से सीधा सीधा चला और पी पे पहुँच गया इधर को, इसको फॉलो करते हुए इस वेक्टर। सही है? तो दोनों, कहने का मतलब सेम इफेक्ट इसने भी जनरेट कर लिया, जो इसने ये दो चले, यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से यहाँ तक चला, इसने अकेले ने ये इफेक्ट जनरेट कर लिया, पहुँच तो दोनों सेम पी पे रहे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो वेक्टर है, इसको हमने बोला आर वेक्टर, यानी जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सीधी सी बात है। तो इस आर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर होता है सम। समझ गए? तो हमें ए प्लस बी करा तो ये इस तरह से आया, आर जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा। समझ में आया? ठीक है, निकालें कैसे इसको? तो
ग्राफिकली तो तुमने सीधा सीधा देख लिया कि हम यहाँ से सीधी एक लाइन खींचेंगे, इसकी लेंथ को नाप लेंगे, वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। सही है, ये तो ग्राफिकली हो गया। हाँ, जैसे मान के चलो 3 पॉइंट ये, तो ग्राफ पे हमने 3 पॉइंट एक्स डायरेक्शन में खींचा, 2 पॉइंट वाई में खींचा। अब हमने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो हम यहाँ से सीधा नापेंगे, इस पॉइंट को इसको नाप लेंगे, वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? और 5 नहीं आया। वैसे निकालना तो सीधा सीधा देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, उतना ही आएगा। समझ गए? उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसको जोड़ने का तरीका। पर अब वेक्टर एडिशन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, वेक्टर एडिशन का नियम है, इसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन। देखो, वेक्टर एडिशन के हमारे पास 2 नियम हैं जो आपके एकेडमिक में है यहाँ भी। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं तुम्हें बताऊँ, ये पढ़ने का तरीका अलग अलग है, नियम दोनों सेम है, यानी कि दोनों का रिजल्ट जो निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा, बस समझाने के तरीके में डिफरेंस है, बाकी एक ही जैसे हैं दोनों, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे करना है। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला नियम है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या कहा, इसने कहा कि सपोज करो 2 वेक्टर हैं और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में नहीं सेम नहीं है, किसी ट्रायंगल की 2 साइड को दर्शा रहे हैं। सही है, जैसे हमने कहा 2 वेक्टर हैं, तो हम मान लेते हैं let us take 2 vector, 2 vector x vector and y vector। सही है, तो और ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज वेक्टर represent the 2 side of a वेक्टर triangle। इनटू, सही है, ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल की 2 साइड को, तो हमने कहा कि ये तो हो गया तुम्हारा x वेक्टर, ठीक है, ये तो हो गया x वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारा y वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हमने बोला कितना एंगल है, थीटा एंगल है। सही है, ठीक है। अब एंगल कैसे लेते हैं ये ध्यान देना, एंगल कैसे लेते हैं। एंगल का मतलब होता है कि इसका हेड और इसका टेल जुड़ा हो, इसका एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हो, तब जो एंगल आएगा उसे हम एंगल बोलेंगे। यहाँ हेड टेल का मतलब सिर और पूंछ है। सही है, हैं? हेड टेल का मतलब यहाँ सिर और हाँ पूंछ है। हाँ, वेक्टर में ये हेड होता है जिधर एरो होता है, और पीछे वाला टेल होती है। सही है, समझ में आया? ठीक, इसको हम वेक्टर में बोलते हैं। या फिर जैसे ये वाला जो है सेम, इसको हम अगर यहाँ से भी शुरू कर दें, ये वाले वेक्टर का एक प्रोजेक्शन हमने यहाँ डाला, इसी के पैरेलल एक छाप दिए हैं, तो ये थीटा एंगल यहाँ पे भी ये सेम माना जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से, तो कभी तुम इसको मान लो अंदर वाले को, ये एंगल नहीं माना जाएगा, ये बाहर की तरफ से माना जाएगा। समझ गए? वो रिफ्लेक्स एंगल हो हाँ, जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर, एक एक्स वेक्टर और एक वाई वेक्टर, ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों कितनी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 साइड हो गए ट्रायंगल। तो जो इनका रिजल्टेंट है वो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। सही है, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा
वो इस ट्रायंगल की कौन सी साइड होगी? Opposite. तीसरी साइड, अपोजिट। तो देखो ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, फॉलो कर ले। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ से इसको यहाँ जोड़ो, सबसे पहले जुड़ गया, अपोजिट हो गई ये डायरेक्शन। समझे भाई? अगर हमें इधर को खींच देता, वापस इधर को खींचता, तो ये अपोजिट कहाँ होता? ये तो फॉलो करता हुआ आ रहा है, ये तो फॉलो कर गया इसको। अपोजिट डायरेक्शन क्या हुई? ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये अपोजिट जा रहा, ये होगा रिजल्टेंट। सही है? तो यार दीज वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन देयर रिजल्टेंट is represented by the third side of the triangle in opposite direction। समझ में आ गया? यस सर। अब इसको अगर तुम दूसरे नज़रिए से समझ लो तो ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे ये खींच दूँ कार्टेशियन प्लेन, तो ये क्या हो गया? y, और ये क्या था? x। अब ये यहाँ से x में गया और यहाँ से इधर की तरफ गया, तो ये x वेक्टर y वेक्टर, तो r तो रिजल्टेंट है सीधा। अगर ओरिजिन से माने हम कि एक व्यक्ति यहाँ से चलता हुआ गया, तो अभी ऊपर समझाया था ना, तो ये तो रिजल्टेंट हो गया ना सीधा सीधा। समझ में आ गई बात? तो ये ज़्यादा अलग नहीं है, वही चीज़ ये भी कह रहा है। समझे? तो अब इसका निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? भाई ये x वेक्टर, ये y वेक्टर, ये तो हो गया r, तो ऐसे नापेंगे तो नहीं, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो हमने क्या करा, ये y वेक्टर है ना, यहाँ पे ये y वेक्टर है और ये एंगल है थीटा, तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ लिए। तो इसको अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिख दूंगा, तो यहाँ से ये जो आएगा सीधा इधर y की डायरेक्शन में, सॉरी x की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा y cos थीटा। क्या हो जाएगा? y cos थीटा। और यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? y sin थीटा। ये तो पता ही है, यस। ये नहीं पता? ये तो पता है, ठीक है। तो ये हो गया y sin थीटा, ये नीचे से हो गया y cos थीटा। नाम लिखते हैं, ये O है, A, B और C। सही है? समझ में आया? नहीं आया? ये O C x वेक्टर और C A y वेक्टर, ये तो था ही था हमने। और ये एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ तक थीटा। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, इसको आगे बढ़ा के डाल दिया, तो ये ए बी बना। ए बी हो जाएगा हमारा वाई साइन थीटा। क्यों होगा? अब इसको देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लो, ले लिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है? साइन थीटा। तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी कितना है? तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई साइन थीटा। तो हमने ए बी इज इक्वल टू कितना लिखा है? वाई साइन थीटा लिखा। आगे समझ में? अच्छा, अब अगर हम सी और बी देखें, तो ये क्या है? बेस, ये क्या है? हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है? तो बेस कितना है? बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है? वाई। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? समझ में आ गया कैसे लिया? ये आया? तो ये वाई साइन थीटा हो गया, ये वाई कॉस थीटा। सही। अब मैं तुम्हें इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी कभी ऐसा हो तो नीचे अगर इसे बंद कर रहे हो एंगल को, तो इधर कॉस लेके लिख देना, और खोल रहे हो तो साइन लेके लिख देना। ठीक है? तो ये हमारा एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओ ए बी क्या बन गया? ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? सही है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो हमें क्या निकालना है इसमें? आर निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है तुमने? क्या होती है? तो आर का स्क्वायर आर स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी स्क्वायर। तो यानी वाई साइन थीटा का स्क्वायर, वाई साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना है? एक्स प्लस वाई कॉस थीटा। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही आएगा। सही है ना? समझ में आ गया? अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा। सही है ये वाली चीज यहाँ नहीं होती। भाई, ये वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो अलग है। अच्छा, ये है। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे तुम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से वाई स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये किसके बराबर होता है 1, तो ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। सही है, जी 1 खा गया। अबे तो 1 तो मल्टीप्लाई में तो वाई स्क्वायर तो बचेगा। सही है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। तो ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर के। समझ में आया? दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। तो मैंने कल जो निकाला था एक बार भी तुम्हें निकाल के इसी फॉर्मूले से निकाला था ना। अब देखो तुम्हारी समस्या बताता हूँ। कल मैंने जब तुम्हें समझा रहा था तो इसमें मैंने तुमसे कहा था कि जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है ये और इस पर इधर भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और इधर भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ऐसे तुम सीधा सीधा अलजेब्रा से नहीं बता सकते। अब तुम ये देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमने लगाया 90 डिग्री एंगल। सही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा R इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स 1 का स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो F1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस F2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू F1 F2 फिर 25 और कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 आएगा। हाँ 5 25 दोनों को। सही है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है तो ये तो पूरी टर्म कैसी हो गई 0। तो अंदर क्या बचा 25 प्लस 25 प्लस 25। तो हम ये देखो 5 अंडर रूट 2। सही है, 5 अंडर रूट 2 ये आ जाएगा। तो इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर। अगर कोई पूछे एफ नेट कितना है तो इतना है 5√2 न्यूटन। नमस्ते भाई, 5√2 न्यूटन जो लगेगा। समझ में आया? ऐसे हम रिजल्टेंट का यूज़ करके वेक्टर का सम निकालते हैं। नमस्ते भाई, ठीक। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अब इसका अगर हम बात करें, ये तो हो गई क्या मैग्नीट्यूड, ये तो निकला मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी तो होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते? तो देखो ये जो दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो आर हमने ये निकाल लिया और इसके आर की डायरेक्शन भी तो है ये। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हमने कहा ये मान के चलो अल्फ़ा एंगल पे है। कितना है अल्फ़ा। तो हमें अल्फ़ा एंगल की वैल्यू निकालें। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यही होता है ना, तो निकालेंगे। अब एंगल निकालना है, एंगल या डायरेक्शन। ये जो आर दे रहा है ये क्या दे रहा है मैग्नीट्यूड, क्या दे रहा है मैग्नेट। ठीक है, ये देगा डायरेक्शन। तो हमने निकाला tan अल्फ़ा, क्या निकाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरा बेस। तो y साइन थीटा अपॉन x प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये tan अल्फ़ा का फॉर्मूला है। यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y साइन थीटा अपॉन x प्लस वाई कॉस थीटा। ये तुम्हारा डायरेक्शन, ये किसके लिए है डायरेक्शन के लिए। अब जैसे इसी वाले इसमें हमने कहा ये तो लगा फोर्स तो इतना आ गया, बॉडी किस साइड में मूव करेगी? तो हमने कहा डायरेक्शन कहाँ से जाएगी, बीच से जाएगी। इन दोनों के कहाँ से जाएगी, बीच से। हमने इसको मान लिया अल्फ़ा एंगल, इधर से अल्फ़ा एंगल पे जाएगी। तो देखो tan अल्फ़ा क्या फॉर्मूला, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। तो वाई कितना 5, साइन थीटा साइन 90, तो साइन 90 डिग्री अपॉन
ये कितना नीचे, x कितना है 5 प्लस 5 cos 90 डिग्री, तो cos 90 तो 0, तो ये टर्म तो हो गई 0, sin 90 होता 1, तो ये कितना आ गया 5.5 यानी कि 1, और tan अल्फ़ा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 में 45, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये बिल्कुल बीचों बीच, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पर ट्रांसफ़र होगा। समझ गए? यस सर। ऊपर की तरफ सही। लाइक करो, फॉलो करो। अच्छा ये करा बस, चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, इंटू करो। ठीक है, कहते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद इंटू लिख दो सर, आज इंटू लिख दो, जो होगा देगा सर लिख दो विद इंटू। बता दूं। ठीक है। इंटू सर जी हमें एक और लिख दो, इंटू लिख दो।